Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Saim Qureshi from Wisdom School of Accounting. स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका जो ACCA का F1 है, यानी कि आप BT या फाउंडेशन में जिसको FBT बोलते हैं, फाउंडेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, उसका ओरिएंटेशन सेशन। सही है। ओल्ड नेम इसका F1 था, अब इसको BT बोला जाता है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। सीक्वेंस वाइज जो ACCA है, ACCA में ACCFIA की बात नहीं कर रहा, ACCA जो है उसका फर्स्ट एग्जाम है ये, जिसका पुराना नाम अकाउंटेंट इन बिजनेस था, A&B था, अब ये BT हो गया। स्टार्ट करते हैं हम इसके जरा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा। जिन लोगों ने फाउंडेशन किया हुआ है, FIA किया हुआ है, उनको पता है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम होता है, और जो फ्रेशली ACCA में आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम होता है। आप उसी वक्त कंप्यूटर पे जो है ऑप्शंस मार्क करते हो, और जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होता है तो आपको रिजल्ट भी जो है उसी वक्त मिल जाता है। अब जो हमारा F1 या BT का जो एग्जाम है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए है, उसमें 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। तो ये 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, और 30 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये होगा कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन में और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या फर्क होगा। तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन जो है वो सिंपल बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होगा, और उसमें लेस ऑप्शंस होंगे। सिंपल क्वेश्चन होगा विद लेस ऑप्शंस। लेस ऑप्शंस का क्या मतलब है? लेस ऑप्शंस का मतलब ये है कि हो सकता है एक स्टेटमेंट ऊपर दियो और पूछा हो कि जस्ट बताओ कि ट्रू है या फॉल्स। आपने या ट्रू को चूज चूज करना है या फॉल्स को करना है, या यस या नो लिखा होगा। या फिर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करना होगा। ठीक है। तो ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, वो जो है प्रॉपर MCQs की फॉर्म में होंगे। जिन्होंने FA1 MA1 वगैरह FA2 MA2 दिया हुआ उनको पता है। जैसे एक सवाल आता है उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, हो सकता है वो दो की कहे कि ठीक करना है आपने, ठीक है, और 4 ऑप्शन से पूछ ले कि इनमें से कौन से दो रॉन्ग है या कौन से दो सही है। तो आप वो दोनों सही जो है, दोनों ऑप्शंस ठीक चूज करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस वाला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, MCQs होते हैं। ठीक है। उसमें इसी तरह आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़े, या हो सकता है आपको 5 स्टेटमेंट्स आई हो उसमें से दो चूज करने पड़ जाए। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इस सेंस में। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जिधर आपको दो ऑप्शन चूज करने हैं, तो दोनों आप सही चूज करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 60 मार्क्स का आपका ये हो गया, 16 मार्क्स का ये 76 मार्क्स। और 24 मार्क्स के जो है आपके 6 MTQs होंगे। एक MTQ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। MTQ को जो क्वेश्चन होता है वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको एक सिनारियो दिया जाएगा, और उस सिनारियो से रिलेटेड जो है आगे आपको उस सिनारियो से रिलेटेड आपको आगे सवाल दिए जाएंगे। ठीक है। अब जो सिनारियो से रिलेटेड आगे सवाल दिए जाएंगे, वो हो सकता है मतलब एक ही शायद सवाल हो 4 मार्क का, हो सकता है दो दो मार्क के सवाल हो सकता है एक एक का हो, या वो किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक MTQ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। जो 6 MTQ है आपके F1 के, जो 6 सिलेबस एरियाज है, टोटल 25 चैप्टर है, और वो 6 एरियाज में डिवाइड है। हर एक एरिया में से आपको एक MTQ टेस्ट होगा। F1 का जो एग्जाम है कंप्लीटली जो है 100% थ्योरेटिकल एग्जाम है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। आपको जो टाइम अलाउड होगा वो 2 आवर्स होगा, 120 मिनट्स, और 50% जो है वो पासिंग मार्क्स है। ठीक है। अब ये पेपर एज्यूम किया जाता है, बच्चों के माइंड में होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है, बहुत ही लेंथी पेपर है। लेकिन जो इसकी पासिंग परसेंटेज है, वो जो लास्ट जो 4 अटेम्प्ट जा रही है, लास्ट 4 अटेम्प्ट से मेरी मुराद है जो अभी रिसेंटली आपकी जून गई। ठीक है। उससे पहले आपकी मार्च 22 है, फिर जो दिसंबर 21 है और सितंबर 21 है, उसमें 80% प्लस पासिंग मार्क्स है। 80% प्लस पासिंग रेशियो है F1 की। F2 की इससे कम है, 60s में भी जा रही है, लेकिन F1 की ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि कोर्स लेंथी होता है, थ्योरेटिकल होता है, तो स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में होता है कि यार ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, हम पास कर पाएंगे या नहीं, इतनी ज्यादा चीजें, एक चीज पढ़ते हैं दूसरी भूल जाते हैं। तो देखिए, थ्योरेटिकल पेपर तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना आपने बुक को रट लेना है, सब चीजों को याद करना है। आपने कॉन्सेप्ट्स अपने पक्के करने, बुलेट पॉइंट्स बनाने, किट की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। हर आपके पास एक एक खाली पेपर होना चाहिए, उसमें आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने, चैप्टर्स को समराइज करना है,
ताकि आप उसकी रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये पेपर है ही ऐसा कि ऐसे ही आप इसको लेके चलेंगे। कई स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इसको किसी और पेपर के साथ पढ़ते हुए, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि इसके लिए सेपरेटली बंदा जो है वो एक टाइम रखे। तो स्टूडेंट्स को मैं यही ज्यादातर को यही कहता हूँ कि आप जो है ना F1 जो है, एफ वन को या तो अकेला पढ़े, या F4 में जो लोग हैं उसके साथ इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि F4 भी थ्योरेटिकल है। फिर आप यहाँ पर आपका माइंड सेट भी वो थ्योरी पढ़ने वाला हो गया होगा, रीडिंग की आपको वो प्रैक्टिस होगी होगी, तो वो आप साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई दूसरे पेपर आते हैं, F2 F3 आते हैं, उनमें कैलकुलेशंस भी आती है, फिर कैलकुलेशन टफ होती है। फिर कैलकुलेशन में आपको पता है कि बंदे का माइंड ज्यादा यूज होता है, ब्रेन एनर्जी ज्यादा कैलकुलेशन में एक इंसान की यूज होती है। तो वो फिर जब मिक्सअप हो जाता है तो काफी लोग स्ट्रगल कर जाते हैं लेंथी कोर्स की वजह से भी, क्योंकि F2 F3 का कोर्स भी लेंथी है, F4 का शॉर्ट कोर्स होता है। ठीक है, तो F1 के साथ आप उसको कैरी कर उसके साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब जो 6 MTQs हैं वो 25 चैप्टर्स हैं, वो 25 चैप्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं, लेकिन उससे पहले ये 6 एरियाज हैं जिनमें ये 25 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये 6 एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टेक होल्डर्स। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी गवर्नेंस कैसे करते हैं, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम और उनकी कंप्लायंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एचआर की चैप्टर्स हैं, लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स, हायरिंग इंडिविजुअल्स, उनको कैसे मैनेज करना है, ट्रेनिंग करनी है, क्या क्या चीजें जरूरी है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे हम डिफरेंट लोगों की मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेस, और एथिक्स का क्या रोल है एक अकाउंटेंट की लाइफ में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सही है। 25 चैप्टर्स है इसके, आपके जो F1 का कोर्स है, और इन 6 सिलेबस एरियाज में वो डिवाइड है। अब हर एक एरिया में से जो है वो आपको एक MTQ टेस्ट होगा, ठीक है। ये एक एरिया का मतलब एक चैप्टर नहीं है, हो सकता है एक एरिया में 7 चैप्टर्स हो, दूसरे जैसे प्रोफेशनल एथिक्स वाला है वो एक ही चैप्टर है। सिलेबस एरिया F हो गया। इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं। जो आपका सिलेबस एरिया ए है उसमें अराउंड जो है आपके 5-6 चैप्टर्स आते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये 6 सिलेबस एरियाज है और इन्हीं के अराउंड जो है हमने चीजों को लेके चलना है, ठीक है। अब जो बिजनेस, जो F1 है, BT है, इसमें हमने पढ़ना क्या है, ओवरऑल इसका एम क्या है, मकसद क्या है इसको बच्चे को पढ़ाने का, ACCA का पहला सब्जेक्ट या पहला पेपर ये क्यों है, ठीक है। जो F1 है पुराना नाम, या BT या FBT है, ये स्टूडेंट जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, जो ACC में भी डायरेक्ट एंटर हुआ है, उसको बताता है कि जो एंटिटी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी आप कह लें, कि वो कैसे कैसे रन करती है, ठीक है। कैसे रन करती है, उसकी इन्वायरमेंट क्या होती है, कैसे वो अपने स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के साथ इंटरेस्ट होता है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज, बाहर वाले लोग, सप्लायर्स वगैरह, कस्टमर्स वगैरह आ जाते हैं। वो उनके इंटरेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, लीगल चेंजेस, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनका क्या अफेक्ट होगा बिजनेस पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी को चलाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या कंपोजिशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कंप्लायंस के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारे HR के चैप्टर्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि यार कैसे हम हायर करते हैं, ठीक है, न्यू कमर्स को, उनको कैसे हम ट्रेन करते हैं, लीडरशिप स्किल्स उनमें कैसे डेवलप करते हैं, उनको हमने मैनेज कैसे करना है, ठीक है। टीम बिहेवियर को कैसे हमने इम्प्रूव करना है, मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इफेक्टिवनेस लानी है, ठीक है। और फिर हम एथिक्स की बात करेंगे कि एक अकाउंटेंट है, किसी से स्टूडेंट हो चाहे वो मेंबर हो, उसकी जिंदगी में जो एथिक्स जो है, एथिक्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा कोर्स का पैकेज है F1 का, उसमें हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और आपको कंप्लीट कोर्स जो है उसकी कंप्लीट कवरेज होगी। किट प्रैक्टिस हम दोनों करेंगे, कैप्टन को भी साथ लेके चलेंगे, PPP को भी साथ लेके चलेंगे। वीकली टेस्ट जो है ना वो होंगे, वीक में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वीकेंड पे जो है उसका टेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपने वो करना होगा। साथ आपको व्हाट्सएप ट्यूटर सपोर्ट है, 24/7 है। और जो ACC के 3 ऑफिशियल मॉक्स है, सेट ऑफ 3 मॉक्स है, वो जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इनरोलमेंट के लिए जिस जिसने इस सेशन में इनरोल करना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी उसे फर्दर डिटेल्स चाहिए हो वो उसको यहाँ पर मिल जाएंगी।
अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारा सिलेबस एरिया ए है उसका फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 1 है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, सीक्वेंस में अपना फॉलो करूंगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हाँ ये कैप्लन का ये वाला चैप्टर है, आप साथ साथ ये रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा सिलेबस एरिया ए है उसका कैप्लन किट का भी, आपका कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का भी पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आप बात करेंगे यार। ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो है दो बेसिकली डेफिनेशंस, दो बंदे थे, एक का नाम था बुशनैन, बड़ा इनके अजीब से नाम है, एंड ह्यूजिंस्की जो है। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन बोशैन और ह्यूजिंस्की ने जो हमारी बुक में गिवन है ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज सोशल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ठीक है, तीन चीजें इस डेफिनेशन में शामिल है: सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल्स। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दीज टू, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें वो तीन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, तीन चीजें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है। पहली चीज सोशल अरेंजमेंट। वर्ड सोशल का मतलब ये होता है कि जहां पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल इन्वायरमेंट होती है जहां पर इंसान, जहां पर बेसिकली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्कर्स मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सोशल अरेंजमेंट का मतलब है। ठीक है, एक जो बंदा अकेला काम कर रहा है वो बुशनैन और हिजल्सकी की डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक से ज्यादा लोग होंगे जो कि इकट्ठे मिलके काम कर रहे होंगे। और वो काम क्या कर रहे होंगे? एक कॉमन गोल को अचीव करने का काम कर रहे होंगे। यानी कि एक सोशल अरेंजमेंट बनी हुई है और एक कलेक्टिव गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, एक सोशल अरेंजमेंट बनी है कलेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए। अब गोल जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होगा। ठीक है, अब एक स्कूल जो है उसका गोल होगा बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, बच्चों को एजुकेट करना। जबकि एक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका गोल क्या होगा? उसका गोल ये होगा कि वो प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट अर्न करे। तो गोल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करते हैं। ठीक है, वेरी करते हैं। फिर लास्ट चीज है कंट्रोल इट्स परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो परफॉर्मेंसेस उसकी हो रही होती है उसको, उस पर कंट्रोल रखता है, चेक एंड बैलेंस रखता है। ठीक है, प्रोसीजर्स सेट करता है कि जो गोल मैंने बनाए हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनी है, उसने एक सेल्स का टारगेट बना दिया कि क्या ये टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर वो हर मंथली असेसमेंट कर रहा है अपने इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू दीज टू। ठीक है, बुशनैन एंड की। और एक और चीज भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कह सकते हैं कि बाउंड्री होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बाउंड्री है कि हाँ इस लिमिट के अंदर ये स्कूल आता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में तो नहीं आता, खैर ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमारी जो बुक की डेफिनेशन है वो हमने बुशनैन और हिजल्सकी के अकॉर्डिंगली पढ़नी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों को इनेबल करती है कि वो लोग मिल के काम कर सकें, टास्क कर सकें। ठीक है, वो उनकी जो है स्किल्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, नॉलेज शेयर कर सके। एक बंदा हो सकता है कि जो अकेले काम ना कर पाए, दो तीन लोग मिल के वो काम अचीव कर सके। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है बंदे को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। अगर एक एक बंदा है वो एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहा है, तो टैक्स कंसल्टेंसी में जब काम करेगा करेगा उसकी स्किल्स नरिश होंगी, तो वो उसकी जो स्किल है और नॉलेज लेवल जो है वो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में पैसा और टाइम दोनों शामिल हो जाता है, उसको पूल कर रहा होता है एक जगह पे, वो रिसोर्स लग रही होती है, वक्त लग रहा होता है, पैसा लग रहा होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ये काम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली साइनर्जी प्रोवाइड करती है। साइनर्जी का मतलब क्या होता है? 1+1 = 3। आप मैथ्स में पढ़े थे, आज तक आपने पढ़ा है 1+1 = 2। साइनर्जी का मतलब होता है 1+1 = 3। कि एक बंदा जो है, एक बंदा अकेले हो सकता है इतनी एफिशिएंसी ना दे, लेकिन जो जब दो बंदे मिल जाएंगे तो वो हो सकता है डबल काम करें। मिसाल के तौर पर
एक बंदा है, एक लेबर है, वो 2 kg कोई सामान उठा रहा है, तो अगर ये 2 बंदे मिल के ये उठाएं तो हो सकता है वो, नॉर्मली तो उसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 4 kg उठाना चाहिए, लेकिन हो सकता है दोनों मिलके 6 kg उठा ले, एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दे। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी यही यही काम होता है कि वो साइनर्जी प्रोवाइड करता है, कि जब 2 से ज्यादा लोग टुगेदर वर्क करते हैं, आपस में वो स्किल्स और नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। और तो वो जो टास्क जो उन्होंने अचीव करना होता है, वो हो सकता है जो अकेला बंदा कर रहे हैं वो दो मिलके जो है ज्यादा करे, ठीक है। तो ये साइनर्जी होता है कि वो ग्रेटर लेवल का काम करे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हमारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम काफी सारी टाइप्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है, आगे हम बात करेंगे कमर्शियल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, एनजीओ है, कोऑपरेटिव्स है, म्यूचुअल एसोसिएशन है, वन बाय वन इनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो बिजनेस करती है। कमर्शियल, कमर्शियल वर्ड से ही आप लोगों को इस बात का आइडिया हो चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स को जो है मैक्सिमाइज करना। ये मैक्सिमाइजिंग वेल्थ है, सॉरी यहाँ पर हेल्थ लिख दिया, वेल्थ। जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है कंपनी में, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। या इन अदर वर्ड्स वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काफी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो कंपनीज होती है, बेसिकली उनके 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर आ जाता है। सोल ट्रेडर जो है वो सिंगल पर्सन की, एक ही बंदा होता है, जैसे एक शॉपकीपर है, उस वही चला रहा है, वही ओन करता है, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर जो है सोल ट्रेडर कहलाता है। बुचनैन और यजिंस्की की डेफिनेशन के मुताबिक सोल ट्रेडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें करेक्ट, उसमें ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट होती है जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है एक से ज्यादा बंदे की, ठीक है। उसकी डेफिनेशन के थ्रू ये यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये कंपनी की भी एक तरह से, कमर्शियल कंपनी एक स्ट्रक्चर की एक टाइप है, ठीक है, उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। आपने चीज याद रखनी है। सोल ट्रेडर सिंपल सी बात है कि एक बंदा है, एक दुकानदार है, उसी की दुकान है और वही सब कुछ चला रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर दुकान वाले ने कोई कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जा जो है उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अनलिमिटेडली लायबल है। इवन है उसे अपना घर भी बेचना पड़े तो लीगल तौर पर वो भी बेचेगा और कर्जा अपना उतारेगा, एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, ठीक है। डेट अगर उसने चढ़ाया हुआ तो वो उतारेगा। तो वो हर तरह से जो है लायबल है, ठीक है। सोल ट्रेडर जो होता है वो इकलौता बंदा होता है, जिस जो ओनर होता है वही चला रहा होता है अपनी, बेसिकली ज्यादातर रिटेलर्स जी होते हैं, वही कंपनी चला रहा होता है। और वो अनलिमिटेडली लायबल होता है कि अगर कंपनी पे कोई कर्जा चढ़ जाए तो उसको अगर अपना घर भी बेचना पड़े, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़े, तो वो पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो एक से ज्यादा बंदे जब मिलके कोई काम कर रहे होते हैं, बिजनेस चला रहे होते हैं, तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। 4 लोगों ने साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लोगों को बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जो बिजनेस में जो उनकी चीजें थी, एसेट्स वगैरह थे, उनको बेचेंगे, ठीक है। उसे जो पैसा मिला, उसे कर्जा जो चढ़ा वो उतारेंगे। फिर भी कोई कर्जा उन्हें पे करना पड़ा तो अगेन सोल ट्रेडर वाला ही कॉन्सेप्ट है कि उनको अपने जाती जेब से ही पे करना होगा, ठीक है। तो ये से आप कहते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पार्टनरशिप जो है ये ट्रेडिशनल थी, आजकल मॉडर्न जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका बिजनेस है, जो कंपनी है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके ओनर सेपरेट है, दोनों एक अलग चीज है, ठीक है। इसको कैसे आप समझेंगे, इसका मतलब ये हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी का, मैंने ₹1,00,000 कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक बंदे ने 2 लाख किया, एक ने 2.5 लाख किया। अब कंपनी को दिवालिया निकल गया, कंपनी को लॉस हो गया, तो हम लोग सिर्फ उस 1 लाख तक की ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उतने ही लायबल है हम, कि जितना हमारा हमने जो पैसा पे करना है, अनपेड शेयर है, हमारा शेयर कैपिटल है जो हमने पे करना है, उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है बस।
जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसी के रिस्पॉन्सिबल है। अगर उससे बिजनेस के कर्जे खत्म नहीं होते, डेट खत्म नहीं होते, तो हमें कोई अपने जाती तौर पर अपनी गाड़ियां, अपने घर वगैरह बेच के वो पैसे नहीं पे करने, ठीक है। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट दैट वी हैव इन्वेस्टेड, दैट्स इट। उससे ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस होगा आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सेपरेट होगी ओनर्स के साथ, ठीक है। ओनर एक सेपरेट लीगल बंदा है, बिजनेस एक सेपरेट लीगल बनता है, सेपरेट लीगल बंदा है। तो ये आपने याद रखना है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि अगर तो नुकसान हो गया तो कंपनी जो पार्टनरशिप वगैरह है, सोल ट्रेडर है, जैसे दुकानदार है, उसने अपनी दुकान बेच दी, फर्नीचर वगैरह बेच दिया, सामान बेच दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई कर्जा उस पर रह गया तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो वो कहता है कि यार इतना इन्वेस्टमेंट थी हमारी, ठीक है, चार छह बंदों ने चलाए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, हम बस इतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इससे ज्यादा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। थर्ड टाइप जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, वो है थर्ड टाइप जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। पहले हमने सोल ट्रेडर पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप्स पढ़ा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, फिर हमने कहा एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके नाम के एंड पे पीएलसी आता है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके एंड पे एलटीडी आता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, लार्ज बिजनेस होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हो, कोई भी बंदा जो है वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाखों लाखों जो है शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसा कि जो बड़ी बड़ी जितनी भी टेक जाइंट्स है, जितनी भी कंपनीज है, उन सब में लाखों शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। कोको कोला हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जितने भी आप ये बड़ी कंपनीज है, सब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज है। दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड जहां पर आ जाए ना, तो आप समझ जाए सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है, और बंदा जो है वो इतने उतने के लिए लाइबल है, उतने के लिए जिम्मेदार है जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जितना उसे शेयर खरीदे हुए, बस उससे बाहर उसकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है तो उसका जो शेयर के जितने उसने पैसे देने अगर हुए ना, क्योंकि कुछ ना कुछ अनपेड शेयर कैपिटल होता है, वो उतने ही देगा अपनी जेब से, या उसे अपनी कोई चीजें बेच के जो है गिरवी रख के, उसको कर्जा नहीं उतारना कंपनी का, ठीक है। वो कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, वो सिर्फ और सिर्फ उतनी अमाउंट की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं, छोटे बिजनेस होते हैं जिसमें थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं, 10 लोग 20 लोग, उन्होंने ये कर दिया। और शेयर जो है वो आप जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, इसीलिए ये स्मॉल बिजनेस होते हैं, जैसे कोई फैमिली बिजनेस हो गया, कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई ग्रुप हो गया, जिसने आपस में जो है ना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटी सी चला दी, ठीक है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की पहली टाइप में हमने पढ़ा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद होता है प्रॉफिट सीकिंग या शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। उसमें सोल ट्रेडर आता है, पार्टनरशिप आता है, पार्टनरशिप में ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आता है। फिर थर्ड आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आती है, जिनमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है। दूसरी टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल में क्या था, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, ये था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसको भी बड़े इंपॉर्टेंटली आपने समझना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्राइमरी गोल होता है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन मकसद जो होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्राइमरी गोल होता है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका काम ये होता है कि जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, जिन लोगों के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उन लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, वो मकसद को पूरा करना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्कूल्स आ जाते हैं, आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आपकी चैरिटीज आ जाती हैं, ठीक है। चैरिटीज में डिफरेंट चैरिटीज आ जाती हैं, ये सारी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। इनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सेकेंडरी गोल हो सकता है प्रॉफिट कमाना हो, ठीक है। जैसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट भी करिए ताकि वहां से इनकम रिटर्न करके दोबारा यहीं पर आए और वो लगाएं, ठीक है। प्रॉफिट कमा के उन्होंने अपनी जेब में नहीं डालना होता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने
उन्होंने इंश्योर करना होता है कि यार वो उनको इतने इनके पास अवेलेबल हो फंड्स के वो इसको चला सके, चीजों को चला सके, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है साइड बिजनेस कर रही हो, लेकिन वो उस बिजनेस की इनकम को दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में ही लगाएगी, जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद को सेटिस्फाई करने के लिए लगाएगी, ठीक है। जैसे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए है तो वो प्रॉफिट कमा के स्कूल में ही लगाएगी। हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो वो हॉस्पिटल में पैसा लगाएगी। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी गोल, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सेकेंडरी हो सकता है। एनजीओ जो आपके होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है आपके इसी में आते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, एनजीओ जो है, एनजीओ भी आपका जो है इसी में आती है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है, क्योंकि उनका भी जो प्राइमरी गोल होता है वो ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। इनका कोई गवर्नमेंट से भी ताल्लुक नहीं होता, नॉन गवर्नमेंट नॉन एनजीओ का, ठीक है। ये इनके डिफरेंट मकसद के तहत ये ऑपरेट करती है। मकसद पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है, जैसे रिसेंट फ्लड क्राइसिस हो रहे हैं, फ्लड क्राइसिस जो है उनमें लोगों की हेल्प करना, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, फिर पीस ऑर्गेनाइजेशन होती है डिफरेंट, तो ये सारी एनजीओज हैं, ठीक है। एनजीओज भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। एनजीओज जो है उनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ऊपर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो तो गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक हो गया ना, लेकिन जो एनजीओज होती हैं उनका नेशनल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद आ जाए पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर जो है, अभी हमने जो एनएफपीस की बात की थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पब्लिक सेक्टर में भी फॉल करेंगे, ठीक है। ये हम कंपैरिजन करें डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जी वो एनएफपी है तो पब्लिक सेक्टर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने बात की थी, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज होगी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे, वो जो है वो सारे कहाँ पर आते हैं, पब्लिक, वो सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है जो गवर्नमेंट सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, पब्लिक को, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। आपकी पुलिस होगी, आपकी मिलिट्री होगी, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी, आपका हेल्थ केयर का सेटअप हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप चला रहे हो, गवर्नमेंट नहीं चला रही, गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है उसमें। जैसे आपके बिजनेस हो गए, बिजनेस को चल रहा है, चैरिटीज होगी, ठीक है। चैरिटी हो, चैरिटी में डोनेशंस वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हो। क्लब्स हो गए, क्लब्स का यहाँ पर मतलब क्या है, क्लब्स का मतलब यह है कि लोगों ने ग्रुप बना लिया है, उनका एक इंटरेस्ट आ गया यार। जैसे उन्होंने अवेयरनेस के लिए कोई ग्रुप बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयरनेस के लिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए कोई ग्रुप बना लिया, उस पर काम कर लिया, ठीक है। किसी चैरिटीज में तो हर फंडिंग डोनेशन चैरिटीज में आ जाएगी। तो क्लब्स का मकसद ये होता है कि एक कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ना लोगों ने आपस में ग्रुप बना लिया। तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्लब फॉल करता है। तो पब्लिक और प्राइवेट में आपने देखना है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है, और उनका काम होता है जो गवर्नमेंट हर कंट्री में बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर नहीं भी हो सकती, जैसे एनजीओ, एनजीओ का नेशनल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट नहीं करनी। उसके बाद कोऑपरेटिव भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं ना, जैसे 100 बंदे, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो आपस में ही हो रही होती है। मिसाल के तौर पर एक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फैंस बेचता है या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बेचता है, तो उस ग्रुप में जो आपस में 100, 150, 200, वैसे हर इतने नहीं होते, ज्यादा होते हैं, वो बंदे होते हैं, वो आपस में ही खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, ठीक है। आपस में उनका सारा ट्रेडिंग या इसका बिजनेस चल रहा होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोऑपरेटिव कहते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव जो है वो मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव में जो है मेंबर्स जो होते हैं, कोऑपरेट जो इस कोऑपरेटिव में मेंबर्स होते हैं वही सारा कुछ चला रहे होते हैं, ठीक है। वो कोऑपरेटिव मेंबर में कोई अगर पॉलिसी गाइडलाइंस, कोई रूल्स में चेंजेस लानी है, तो हर बंदे का एक वोट होता है, तो डिसीजन जो भी लेनी होती है वोटिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव का मकसद क्या होता है, आपस में ही जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो शेयर आउट कर रहे होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जैसे आपने कोई
हाउस कोऑपरेटिव्स बना लिए कि हाउस कोऑपरेटिव्स में घर की जो डीलिंग है वो आपस में ही, जो कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो आपस में एक दूसरे से डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। किसी से चीज से रिलेटेड भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो कोऑपरेटिव्स में बस ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो आपस में डीलिंग और ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, दैट्स इट। कोऑपरेटिव्स भी आपकी प्राइवेट सेक्टर ही होगी, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इज ओन्ड बाय मेंबर क्लाइंट्स। एसोसिएशंस होती हैं जैसे हमारा एसीसी, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी, ठीक है। और ये एसोसिएशन बेसिकली जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जैसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। एसीसी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका काम ये है कि क्लाइंट्स को जो है एक सर्विस प्रोवाइड करना। तो एसीसी भी जो है एक म्यूचुअल एसोसिएशन में फॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज जो है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस जो है उनकी बेसिस ये हो सकती है ओनरशिप। जैसे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल ओनर्स और शेयर होल्डर्स ओन करते हैं, ठीक है। जबकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कोऑपरेटिव जो है वो जो कोऑपरेटिव के अंदर मेंबर्स होते हैं वही डेमोक्रेटिक कंट्रोल करते हैं, वही की डिसीजन में वोटिंग करते हैं, आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकती है, ठीक है। जैसे चैरिटीज और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, जबकि प्रॉफिट सीकिंग और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइजेशन करना शेयर होल्डर की वेल्थ को। एक्टिविटीज के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, किस किस्म की एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, रिटेलर है, होलसेलर है, एनर्जी है। डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। सोर्स ऑफ फंडिंग भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि पब्लिक पब्लिक फंडिंग से बेसिकली चलती है, बेसिकली जो टैक्स से ही चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पैसे रेज करती है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड्स ओनर ही रेस करते हैं, यानी कि खुद ही लोग रेस करते हैं। और चैरिटीज जो है वो डोनेशन से फंड होती है। फिर साइज के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी तो डिफरेंट होता है। फिर लाइबिलिटी के हिसाब से भी होता है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप जो है वो लायबल होते हैं फॉर लॉसेस देयर बिजनेस मेक, लेकिन ओनर्स जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के होते हैं वो लायबल नहीं होते। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों को समझना है। लिमिटेड लाइबिलिटी में सिंपल ये होता है कि एक जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स होती है और सोल ट्रेडर होता है वो अनलिमिटेडली लायबल होते हैं बिजनेस के लॉस के लिए। अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो वो उनको अपने पॉकेट से भी भरना पड़ेगा। जबकि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती है उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, जितना आपने शेयर होल्डिंग है आपकी, आप उतनी उसी के हिसाब से आप लायबल हो, ठीक है। पर्सनली आप लायबल नहीं हो। पर्सनली आपको अपनी पॉकेट से जो है कुछ पे ऑफ नहीं करना अगर बिजनेस लॉस करते हैं। तो ये जो था हमारा आज का था ओरिएंटेशन का सेशन था, और साथ हमने चैप्टर 1 जो है उसकी भी डिस्कशन कर ली है।